लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या था हमारे पास, वोल्टेज एम्पलीफायर में एक होता है इनपुट, इनपुट में भी वोल्टेज होगा, और दूसरा होता है आउटपुट, एम्पलीफायर के आउटपुट में भी वोल्टेज ही मिलेगा। तो ऐसे एम्पलीफायर को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, जिसमें कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही वोल्टेज हो। फिर आज वही हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, जिसको कि एम्पलीफायर, ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है, इसमें जो भी इनपुट आएगा वो आउटपुट में हम लोगों को एम्पलीफाइड सिग्नल देगा। तो ये एम्पलीफायर का गेन ए है। अब हम लोग को जिस भी वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, मान लो Vs है हमारे पास, इस वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, तो कल बताए थे किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ एक Rs होता है, ठीक है। वो Rs क्या होता है, सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस होता है हमारा। तो Vs के साथ एक Rs होगा, ठीक है। ये Vs को हमको एम्पलीफाई करना है, लेकिन इस Rs के कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा Vs यहाँ एम्पलीफायर के इनपुट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहता है, उसका कुछ इनपुट रेजिस्टेंस होता है, कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस है Ri। तो अब जब हम यहाँ से Vs दे रहे हैं, तो Vs Rs के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे Rs के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, Vs से थोड़ा सा कम वोल्टेज, ठीक है। तो ये Ri से जा करके कनेक्ट होगा। तो हम लोग मानते हैं कि ये Ri के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vi, मतलब एम्पलीफायर के इनपुट में कितना वोल्टेज जा रहा है, Vi, और करंट मान लेते हैं I, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे कल कि Vs इनपुट दे रहे हैं, हमारा सोर्स वोल्टेज है, लेकिन इसके सोर्स रेजिस्टेंस के कारण सिर्फ Vi ही एम्पलीफायर तक जा पा रहा है। तो इनपुट सर्किट में वोल्टेज है, इसीलिए इनपुट को हम लोग थेवेनिन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग को फाइंड करना है कि एक्चुअल में कितना वोल्टेज जा रहा है एम्पलीफायर में, तो क्या था, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो Vi क्या हो जाएगा, कल बताए थे। अभी क्या है, Rs और Ri सीरीज में है, देखो एक साथ ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है Rs और Ri। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल इन सीरीज क्या होता है, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग को Vi निकालना है, Vi किसके अक्रॉस वोल्टेज है, Ri के, इसलिए Ri ऊपर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। अब एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज Vi मिल रहा है, एम्पलीफायर का गेन है AVi। तो अभी एम्पलीफायर के आउटपुट में हम लोगों को यहाँ पे क्या वोल्टेज जनरेट होगा, इसका क्या वोल्टेज होगा, A इंटू Vi। अब फिर से वही बात होगा, एम्पलीफायर का कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होता है R0, ठीक है। अब ये पूरा जो वोल्टेज जनरेट हुआ है AVi, ये पूरा का पूरा बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वोल्टेज लेने के लिए हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, RL, चाहे करंट देखना हो या वोल्टेज देखना हो, एक लोड रेजिस्टेंस हम लोग रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज RL के अक्रॉस नहीं आ पाएगा। जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलेगा एम्पलीफायर के अक्रॉस, वो क्या होगा, RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है। लेकिन क्योंकि ये R0 है, एक बीच में आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो हम लोगों को इससे थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा। तो अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, V0, कि आउटपुट वोल्टेज कितना मिला। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, जो कि RL के अक्रॉस है। अब R0 और RL सीरीज में कनेक्टेड है, तो V0 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, A इंटू Vi, और इंटू RL के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसीलिए RL को ऊपर रखें डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आइडियल एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए, ये जो Vs है वो इक्वल टू Vi होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा जितना सोर्स वोल्टेज है वही इनपुट में जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, Vi इक्वल्स टू Vs होना चाहिए। मतलब ये वाला जो टर्म है, इसको हमको किसी भी तरह हटाना है। तो इस टर्म को हटाने के लिए क्या करना होगा, कल से देखो तुम लोग लेट से मत आओ, हम बार बार बोलते हैं। अभी 11:52 हो रहा है, 11:40 से क्लास स्टार्ट होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे Vi इक्वल्स टू Vs करना है, तो हमको ये टर्म हटाना होगा। इस टर्म में देखना है, ऊपर में Ri है, नीचे में भी Ri है, तो Ri कैंसिल हो सकता है। कब हो सकता है, जब ये Rs वाला टर्म हट जाए। तो Rs वाला टर्म कब हटेगा, जब मेरा Ri बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है। तो इफ़ Ri ग्रेटर देन Rs, ये जो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का, अगर वो बहुत बड़ा होगा Rs से, तो क्या होगा, इसको पूरा डिनोमिनेटर को हम Ri ही मान सकते हैं। Ri कट जाएगा, बच क्या जाएगा, Vi इक्वल्स टू Vs, जो कि आइडियल एम्पलीफायर के लिए हमको चाहिए।
तो आइडियल एम्पलीफायर का एक कंडीशन क्या पता चला कि इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए इनपुट जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज एम्पलीफायर का उसको इनफाइनाइट होना चाहिए। सिमिलरली आउटपुट का एक्सप्रेशन ये है, आउटपुट में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आए वो AVI ही आए, लेकिन अभी क्या है इसके साथ ये वाला टर्म है, इस टर्म को हटाना पड़ेगा हम लोगों को। हटाने के लिए क्या होगा, ऊपर में RL है नीचे में भी RL है, कट सकता है, लेकिन R0 हटाएंगे तब, क्योंकि जब तक R0 प्लस RL रहेगा तो हम लोग RL नहीं काट सकते। तो R0 को हटाना है, इसका मतलब क्या होगा कि R0 को जितना छोटा कर पाए, हटाना है तो उसको 0 कर देंगे, तो R0 शुड बी लेस देन RL। अगर R0 बहुत कम लेंगे तो क्या होगा, मान लो 1000 प्लस 0.001 ये इक्वल्स टू 1000 ही होगा लगभग। तो इसीलिए अगर हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर बहुत कम लेते हैं तो हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, फिर आइडियल केस आ जाएगा कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो होगा गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। इसीलिए आइडियल एम्पलीफायर के लिए ये जो R0 होता है उसको 0 हम लोग मानते हैं। ठीक है, कल यही हम लोग पढ़े थे, और इसको वोल्टेज एम्पलीफायर को क्या कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इनपुट में वोल्टेज है जो कि पूरे एम्पलीफायर का वर्किंग कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल, और आउटपुट में हमको वोल्टेज ही मिल रहा है, इसीलिए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये था कल का चीज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट एम्पलीफायर। कल तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कल तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम थोड़ा प्रॉब्लम है मैम, थोड़ा बताओ। थोड़ा बैक कीजिएगा ना। बताओ जल्दी बताओ, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। हाँ मैम, यहाँ जो VI इक्वल टू VS इंटू RI बटे RI प्लस RS है, तो वो यहाँ पे RI कैसे हो जाएगा मैम? RI इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो RI बाय RI प्लस RS है, ठीक है। अब अगर RI को हम लोग बहुत बड़ा लेते हैं, मान लो ले हैं 10,000 ओम, ठीक है, और RS जो सोर्स रेजिस्टेंस है, किसी भी वोल्टेज के साथ जो सोर्स रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहता है। मान लो ये है 2 ओम, तो 10,000 प्लस 2, अगर तुम्हारे पास इतना रुपया है, 10,000 रुपये है और दो रुपये है, तो तुम क्या बोलोगे किसी को, मेरे पास 10,000 2 रुपये है, या सिर्फ बोलोगे कि 10,000 रुपये है? 10,000 रुपये ही बोलोगे ना, कि मेरे पास लगभग 2,000 रुपये है, 10,000 रुपये सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो अब अगर RS 2 ओम है, RI को हम बहुत बड़ा रखते हैं, तो क्या होगा, नीचे में क्या रह जाएगा, सिर्फ RI ही रह जाएगा। हम RS को इग्नोर कर सकते हैं, 1,000 रुपए के सामने 1 रुपए को इग्नोर कर सकते हैं ना, वही चीज है। तो हम RS को इग्नोर कर दिए, अब RI कट गया, तो बच क्या गया, सिर्फ VS बचा। ठीक है, आया समझ में? यही चीज यहाँ पे भी किए हैं। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछो। नहीं है? एम्पलीफायर का काम क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज करना, मतलब जितना वोल्टेज है उसको। कल क्लास नहीं किए थे तुम? तो मतलब इसमें तो कल क्लास नहीं किए थे लग रहा है तुम। एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। तो अगर अभी हमारे पास VS है ऐसा, जिसका कि एम्पलीट्यूड मान लो ये 5 वोल्ट है, तो ये इस सर्किट से जब वो पास करेगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 इंटू A, जहाँ की A क्या है, गेन है एम्पलीफायर का। तो अगर एम्पलीफायर का गेन 2 है तो यहाँ पे हम लोगों को जो सिग्नल मिलेगा वो 10 वोल्ट का मिलेगा। और कुछ तुम कल वाला क्लास नहीं देखे होगे, इसीलिए तुमको नहीं पता चल रहा है, तुम कल एब्सेंट हो गए मेरे ख्याल से। किसी को और कोई प्रॉब्लम, कल जो प्रेजेंट था वो बोलो। तुम लोग जो एब्सेंट रहता है वो जाकर के वीडियो भी नहीं देखता है लग रहा है, तो ऐसे करोगे तो फिर लास्ट में तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। एक तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लास है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, चलो नो मैम। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या था, इनपुट में वोल्टेज रहता था, मतलब हम लोग को जो वोल्टेज एम्पलीफाई करना था वो इनपुट में देते थे, और आउटपुट में भी हम लोग को एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलता था। ठीक है, करंट एम्पलीफायर में क्या होगा, इनपुट में करंट होगा, ये जो IS है ये हम लोग का करंट है, और आउटपुट में भी हम लोग को आउटपुट
करंट मिलेगा। तो हमेशा ये याद रखना, ये लोड इम्पीडेंस जो RL रहता है ये हमेशा रहता है। RL का काम क्या होता है कि अगर हमको करंट लेना है या फिर वोल्टेज लेना है तो कोई एक रजिस्टर लगाना होगा ना। करंट क्या होगा, अगर करंट मेजर करना है तो एमीटर यूज करते हो। एमीटर कहाँ लगाओगे, तो एमीटर RL के अक्रॉस ही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से वोल्टेज है, तो वोल्टेज हम लोग को अगर मेजर करना है तो कोई चीज तो होना चाहिए जिसके अक्रॉस मेजर करेंगे, इसीलिए RL लगाते हैं। तो हर सर्किट के आउटपुट में आउटपुट लेने के लिए वहां से लोड इम्पीडेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अभी क्या होगा, करंट एम्पलीफायर में हम लोगों के पास करंट है जिसको कि एम्पलीफाई करना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी लास्ट में बताया था कि वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस जो रहता है, सोर्स रेजिस्टेंस, वो सीरीज में रहता है। लेकिन करंट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। करंट में जो सोर्स रेजिस्टेंस रहता है वो पैरेलल में रहता है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसमें रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा, अगर कोई करंट सोर्स है तो उसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा, ठीक है। ये आज लैब क्लास है, आज लैब क्लास सब अटेंड करना, उसमें बहुत सारा बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम बताएंगे। तो उसमें ये भी बताएंगे कि वोल्टेज सोर्स में ये पैरेलल में क्यों होता है, करंट सोर्स में या वोल्टेज में सीरीज में क्यों होता है, ये सब बताएंगे। अभी के लिए यही जानो कि वोल्टेज में जो RS होता है वो सीरीज में होता है, करंट सोर्स, कोई भी करंट सोर्स होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में होगा। तो अब हमारे पास ये एक IS है, इसका एक सोर्स रेजिस्टेंस है। एम्पलीफायर में हमको ये करंट भेजना है, लेकिन जब ये करंट यहाँ से चलेगा तो इसका तो कुछ RS है, तो कुछ करंट इसके सोर्स रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा और कुछ करंट आगे एम्पलीफायर में जाएगा। तो ये जो I है ये IS के इक्वल नहीं होगा, IS से थोड़ा कम होगा, क्योंकि IS का कुछ पार्ट RS के अक्रॉस चला गया है। तो अब एम्पलीफायर के इनपुट में क्या जा रहा है हम लोगों का, इनपुट करंट I, ठीक है। अब करंट है तो वोल्टेज भी होगा, तो मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज VI है और इनपुट रेजिस्टेंस तो RI रहता ही है। तो ये करंट एम्पलीफायर है, तो इस एम्पलीफायर में हम इनपुट दिए I। तो अब इस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलेगा, गेन इंटू II। गेन एम्पलीफायर का सेम है A, तो A इंटू ये इनपुट वाला करंट, ठीक है। अब वापस से वही, ये भी करंट सोर्स है, करंट सोर्स को ऐसे ही ये करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो एरो है ना, और ये एरो क्या बताता है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। ये अपवर्ड एरो है, इसका मतलब करंट इधर से जा रहा है। अगर ये डाउनवर्ड रहता तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करता, ठीक है। तो I करंट है, गेन है एम्पलीफायर का A, इसीलिए हम लोग को इसके आउटपुट में क्या मिल गया, A इंटू II, मतलब इनपुट करंट। लेकिन फिर से ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स है तो इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में। तो फिर से वही बात होगा, ये जो पूरा टोटल करंट है AI वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसका कुछ पोर्शन जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, I0 मिलेगा। और ये I0 को हम लोगों को नापना है तो RL लगाए, RL के अक्रॉस है I0। तो हम लोगों को क्या पता करना है इसमें कि I जो करंट वाकई में एम्पलीफायर के इनपुट में जा रहा है वो कितना है, और जो करंट वाकई में एम्पलीफायर के आउटपुट में निकल रहा है वो कितना है, ठीक है। यही है। तो करंट एम्पलीफायर का ये सारा चीज तो जानते हो, IS है, सोर्स करंट, सोर्स रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ये सब जान रहे हो। तो इनपुट सर्किट में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट यूज करेंगे। हम लोग बोले थे कि जहां भी वोल्टेज रहेगा वहां पे थेवेनिन्स यूज करेंगे, जहां भी करंट रहेगा वहां नॉर्टन्स यूज करेंगे। तो नॉर्टन्स में क्या होगा, एक करंट सोर्स रहेगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेगा। तो वोल्टेज में हम लोग क्या बताए थे, अभी देखो इसमें वोल्टेज सोर्स में हम लोग बताए थे कि जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और एक V है वोल्टेज R1 ये R2, तो वोल्टेज है तो कुछ करंट भी होगा। अब जब भी दो रजिस्टर सीरीज में होता है तो क्या होगा, करंट तो यहाँ से फ्लो करेगा R1 के अक्रॉस होते हुए, R2 के अक्रॉस होते हुए वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट जो है सेम होता है, R1 में भी सेम करंट है, R2 में भी सेम करंट है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है R1 R2 में। तो V R1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। V R2 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू R2 बाय R1 प्लस R2।
ये है सीरीज कनेक्शन का। तो सीरीज में जब भी रजिस्टर लगा हुआ रहेगा तो उसके अक्रॉस करंट तो एक ही पास कर रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास करंट है, एक करंट सोर्स है और रजिस्टर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, R1 R2। अच्छा, एक और चीज मान लो यहाँ पे ये वोल्टेज रहता और रजिस्टर पैरेलल में रहता, करंट जा रहा है I, तब क्या होता, जब भी रजिस्टर सीरीज में है और हमारे पास एक वोल्टेज है तो क्या होगा, दोनों रजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगा। अब मान लो कोई एक वोल्टेज है और उसमें रजिस्टर पैरेलल में है तो क्या होगा, करंट I यहाँ से चलेगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ आएगा, तो करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा R1 R2 के अक्रॉस वो सेम होगा, क्योंकि इस दो टर्मिनल के अक्रॉस V है, ये दोनों टर्मिनल एक ही है। देखो ये शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट है, दोनों शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज V है और R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V है। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज दोनों रजिस्टर में सेम होगा लेकिन करंट अलग होगा। तो अब करंट कैसे निकालते हैं जब पैरेलल कनेक्शन है, मान लो कि हमको R1 के अक्रॉस ये इस लाइन में जो करंट जा रहा है वो निकालना है, तो इसको अगर कहते हैं I1 और इधर जो जा रहा है उसको कहेंगे I2। तो करंट अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम लोगों को जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था तो पहले टोटल वोल्टेज लिखते थे, यहाँ पे भी पहले टोटल करंट लिखेंगे। उसके बाद अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या था, जिसके अक्रॉस निकालना रहता था वोल्टेज उसको ऊपर लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अगर R1 के अक्रॉस निकालना है तो R1 को छोड़ के बाकी रजिस्टर को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसी तरह अगर करंट इन रजिस्टर 2 निकालना है तो क्या होगा, टोटल करंट R2 को छोड़ करके R1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, यह है करंट डिवीजन रूल, यह है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज में क्या होता है, जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। करंट में क्या होता है, जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट निकालना होता है उसको छोड़ करके बाकी जितना रजिस्टर है उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल। अब मान लो यहाँ पे एक और रजिस्टर रहता पैरेलल में R3, तब क्या करते, R1 के अक्रॉस अगर निकालना है तो ऊपर में R1 छोड़ करके बाकी दोनों रजिस्टर, तो बाकी दोनों रजिस्टर को ऐसा नहीं है कि R2 प्लस R3 कर देते, ये R2 पैरेलल में जाता R3। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम लोग इसमें आज लैब क्लास में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, इनपुट सर्किट में हम लोगों को क्या निकालना है कि एक्चुअल में कितना करंट जा रहा है एम्पलीफायर में। ठीक है, तो एम्पलीफायर में कितना करंट जा रहा है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे सर्किट क्या बनेगा कि एक करंट सोर्स है IS, ठीक है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है RS और दूसरा रेजिस्टेंस है RI। करंट जो है IS, टोटल करंट IS है, कुछ करंट इधर जा रहा है और कुछ करंट इधर जा रहा है, तो हम लोग को ये I निकालना है। मतलब अब क्या हो जाएगा इनपुट सर्किट में, तुम्हारा I इक्वल्स टू टोटल करंट मतलब IS इंटू RI के अक्रॉस निकालना है इसलिए RI नहीं लिखेंगे, RS लिखेंगे डिवाइडेड बाय RI प्लस RS। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, करंट निकालना है RI के अक्रॉस। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है वो वाला रजिस्टर को छोड़ करके बाकी रजिस्टर को लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, टोटल करंट IS, RI को छोड़ करके सिर्फ एक ही रजिस्टर है इसलिए RS डिवाइडेड बाय RS प्लस RI। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं। तो आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग क्या चाहते हैं कि मेरे पास जो भी सोर्स है IS वो पूरा का पूरा करंट एम्पलीफायर के इनपुट में जाए। ठीक है, मतलब ये जो I है, जो इनपुट करंट है एम्पलीफायर में जो जा रहा है उसको IS के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कोई बताओ, हम चाह रहे हैं कि आइडियल केस में क्या होगा, जो करंट है मेरा वही इनपुट में जाएगा, मतलब II को IS के इक्वल होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को देख करके क्या कंडीशन हम लोग लेंगे ऐसा जो कि II IS के इक्वल हो जाएगा, बताओ कोई। RS को बहुत बड़ा ले लेंगे।
RS को बहुत बड़ा ले लेंगे जिससे RI हमारा छोटा हो जाएगा और RS कट जाएगा तो नहीं, तुम बोले मतलब ठीक हो, लेकिन देखो क्या होता है कि हम लोग अभी एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो तुम एक एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हो, तो एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हो तो ठीक है, अगर हम आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि II इक्वल्स टू IS हो। तो वैसा कब होगा, जब हम RI को बहुत कम लेंगे RS से। ठीक है, तो RS तो खुद लो होता है, RI को उससे भी लो लेना है, तो क्या होगा, मतलब RI टेंड्स टू 0, मतलब 0 के लगभग लेंगे तो क्या होगा, RS कट जाएगा, बच जाएगा II इक्वल्स टू IS। ठीक है, तो इफ RI लेस देन RS, ये डबल लेस मतलब होता है कि बहुत कम। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस जो है करंट एम्पलीफायर का बहुत कम होगा तो क्या होगा, II इक्वल्स टू IS हो जाएगा, जो कि हम लोग चाहते हैं। अभी वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस को बड़ा ले रहे थे हम लोग, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए था, लेकिन करंट एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 के लगभग होगा, हम लोग को कम चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट में भी करंट है, इसीलिए हम लोग इसको भी, हेलो क्या हुआ बताओ, हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा वीडियो नहीं दिख, इसलिए वीडियो नहीं दिखता है ना, क्योंकि तुम लोग बीच बीच में अपना प्रेजेंटिंग कर देते हो, तो मेरा जो स्क्रीन है वो पॉज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना माइक ये करो, म्यूट करो। ठीक है, तो इनपुट में क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट है। माइक म्यूट करो। इनपुट में करंट था तो नॉर्टन इक्विवेलेंट है II इक्वल्स टू IS। विवेक कुमार मित्रा अपना माइक म्यूट करो यार। ठीक है, इनपुट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ आउटपुट सर्किट में। आउटपुट सर्किट में क्या है, हम लोग जब एम्पलीफायर में आई दे रहे हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या है, A है, तो यहाँ पे कितना करंट डेवलप होगा, AI इंटू II। अब इस करंट सोर्स से भी एक R0 रहेगा पैरेलल में, तो ये वाला जो करंट है इससे कुछ पोर्शन करंट इधर चला जाएगा और बाकी आगे जाएगा। तो ये जो बाकी आगे गया मतलब I0 जो है हम लोग को वही चाहिए। तो अभी हम लोगों के पास सर्किट क्या बनता है कि हमारे पास टोटल करंट है AI II। ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस है पैरेलल में R0 और दूसरा रेजिस्टेंस है RL। RL के अक्रॉस है I0 मतलब आउटपुट करंट जो कि हम लोगों को चाहिए, और इसके अक्रॉस जा रहा है कुछ पोर्शन करंट। तो हम लोगों को मतलब है इस I0 से, तो करंट डिवीजन रूल से I0 क्या हो जाएगा, टोटल करंट मतलब AI इंटू II। RL के अक्रॉस ढूंढना है, इसलिए RL को छोड़ करके R0 जो है उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है। I0 इक्वल्स टू AI II R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब आइडियल एम्पलीफायर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये जो I0 है इसको, जो आउटपुट करंट हम लोगों को मिल रहा है उसको इक्वल होना चाहिए AI II के, मतलब जो एक्चुअल करंट आउटपुट में जनरेट हो रहा है वही मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या एजम्पशन हम लोगों को चाहिए, इसमें लोग आर को मतलब अधिक लेना है, हाई लेना है। आर यस मैम, R0 को इनफिनाइट ले सकते हैं। को आर से हाई लेना है, मतलब अधिक लेना है। तो I0 इक्वल्स टू AI II कब होगा, जब हम लोग R0 को बहुत बड़ा ले लेंगे। ठीक है, R0 बहुत बड़ा लेंगे तो क्या होगा, RL तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना, क्योंकि लोड इंपीडेंस बहुत ज्यादा बड़ा लेंगे तो फिर दिक्कत है। तो R0 को ग्रेटर लेंगे RL से, तो क्या होगा, R0 प्लस RL लगभग इक्वल हो जाएगा R0 के ही, R0 कट जाएगा, बच क्या जाएगा I0 इक्वल्स टू AI II। तो हम लोगों को क्या पता चला कि आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस 0 के लगभग होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन मतलब आइडियल, एकदम आइडियल केस चाहिए तो तुम इनफाइनाइट ले लो, अगर R0 इनफाइनाइट रहेगा तो तुमको ये इक्वल्स टू ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दो कंडीशन से क्या पता चला,
इम्पीडेंस मतलब नहीं समझ में आया, इम्पीडेंस का मतलब इम्पीडेंस देखो रेजिस्टेंस होता है ना, उसी तरह अभी बोल रहे इम्पीडेंस थे भी होता है। जो इनपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस हमारे लैब क्लास में समझाएंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास रेजिस्टिव और रिएक्टिव दोनों कंपोनेंट रहता है तो उसको कंबाइनली इम्पीडेंस बोलते हैं। लेकिन अगर इम्पीडेंस में सिर्फ रजिस्टर है तो वो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस आज लैब क्लास में समझाएंगे, वो क्लास करना। तो ये अभी क्या है, यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटिव या इंडक्टिव चीज अभी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। तो ये है इनपुट रेजिस्टेंस। तो करंट एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब 0 ले लेंगे, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है उसको इनफाइनाइट लेंगे। तो अभी ये दो कंडीशन से क्या पता चला हमारा कि आई नॉट इक्वल्स टू ए आई यहाँ पे है, और ऊपर में क्या है आई इक्वल्स टू आई एस। तो आउटपुट करंट जो है वो क्या है, गेन इनटू सोर्स करंट जो हम लोग दे रहे थे। आइडियल में तो यही चाहिए कि जो सोर्स करंट हम लोग दे रहे हैं वही एम्पलीफाई होकर हम लोगों को आउटपुट में मिले। तो ये मिल गया। अब बताओ ये करंट एम्पलीफायर जो है यहाँ पे क्या लिखाएगा, कौन, जैसे पिछले बार था ना वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे करंट एम्पलीफायर को? इनपुट में क्या है करंट के, करंट एम्पलीफायर के करंट है, आउटपुट में करंट है। मतलब इनपुट में हम करंट दे रहे हैं, आउटपुट में भी हमको करंट मिल रहा है। अगर इनपुट के करंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो आउटपुट के भी करंट का वैल्यू चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से जो करंट हम लोग दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि हमको आउटपुट में भी करंट मिल रहा है। ये करंट सोर्स हो जाएगा ना, यहाँ पे आउटपुट में करंट मिल रहा है, इसीलिए करंट एम्पलीफायर को हम लोग क्या लिखते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, और हम लोग क्या देखें यहाँ पे आइडियल एम्पलीफायर के लिए तो हम लोग देख चुके हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए उल्टा था। वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता। ठीक है, अब क्योंकि आउटपुट में हम लोगों को करंट मिल रहा है, ठीक है, तो AI ये जो करंट गेन होता है इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट गेन। शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है RL को हम लोग 0 मानते हैं। ये I0/II कब होगा, जब RL जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर RL 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, कोई भी रेजिस्टेंस है अगर उसका वैल्यू 0 है इसका मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह है। ठीक है, तो ये जो AI होता है उसको शॉर्ट सर्किट करंट गेन बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, तो मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कब फ्लो करेगा, जब तुम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू एकदम 0 कर दोगे। 0 करने पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जितना भी करंट जा रहा है वो सब पूरा का पूरा फ्लो करेगा। ठीक है, तो AI क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट गेन, जो कि होता है I0/II, मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट व्हेन RL इक्वल्स टू 0। जब RL को हम लोग 0 करते हैं, करंट नापने के लिए क्या होगा, एक भी तार लगा दोगे तो उसके अक्रॉस जो भी चीजें टेस्टर वहां पे लगाओगे तो करंट मिल जाएगा, करंट है या नहीं है। ठीक है, जबकि वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता था, AV को हम लोग बोलते थे ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। तो अगर किसी को ये चीज समझने में दिक्कत है तो ये याद रखो कि आउटपुट में अगर वोल्टेज है तो उस गेन का नाम होगा ओपन सर्किट, क्योंकि वोल्टेज नापने के लिए क्या होगा, हम लोगों को इसको इनफाइनाइट करना होगा। इनफाइनाइट कर देंगे इसका मतलब ये रेजिस्टर यहाँ से हटा रहे हैं, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे टच कराएंगे, एक यहाँ पे, तो मेजर हो जाएगा। वोल्ट मीटर का मान लो एक निब जो है यहाँ लगाएंगे, वोल्ट मीटर का दूसरा निब यहाँ लगाएंगे, तो वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन करंट तो ओपन सर्किट में करंट 0 रहता है, करंट नापने के लिए तो हमको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो अगर आउटपुट में करंट मिल रहा है तो उस गेन का नाम होगा शॉर्ट सर्किट करंट गेन। ये याद रखने का तरीका है। तो ये था करंट एम्पलीफायर। तो करंट एम्पलीफायर क्या करता है, दिस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स एन आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट। प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल, उसके अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट करंट देता है। मतलब अगर हम इनपुट करंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट करंट भी बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एम्पलीफायर जो है आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल टू इनपुट करंट, मतलब आउटपुट करंट है प्रोपोर्शनल है इनपुट करंट के। तो मैथ्स में तुम लोग पढ़े होगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना होता है तो एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, A है, मतलब एम्पलीफायर का गेन। तो ये गेन क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस।
मतलब ये जो गेन है वो RS और RL ये दोनों के इंडिपेंडेंट है, मतलब हम RS और RL कितना भी ले गेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही हुआ और इसको हम लोग करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहते हैं। तीसरा जो एम्पलीफायर है वो क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस। और चौथा है ट्रांस कंडक्टेंस। तो वोल्टेज और करंट तो देख लिए, वोल्टेज में इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज रहता है, तो इसका जो गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। करंट एम्पलीफायर भी देखिए, करंट में क्या है, करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ट्रांस रेजिस्टेंस में क्या होता है, अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट। तो याद रखने का तरीका क्या है, इसके आउटपुट में क्या होगा और इनपुट में क्या होगा, नाम क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस, मतलब हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में क्या है, V ऊपर में रहता है, नीचे में I रहता है। ठीक है, अब V ऊपर में है, लेकिन हम लोग का एम्पलीफायर में जो गेन है, गेन का क्या होता है कि ऊपर में आउटपुट रहता है, नीचे में इनपुट रहता है, यही हम लोग जानते हैं। तो ट्रांस रेजिस्टेंस में इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, याद रखने का तरीका क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस है मतलब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय I। तो एम्पलीफायर में आउटपुट में रहता है ऊपर वाला क्वांटिटी, इनपुट में रहता है नीचे वाला क्वांटिटी। तो ट्रांस रेजिस्टेंस में इनपुट में क्या होगा, करंट, आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज। तो जब गेन निकालेंगे तो क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट, मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, इसको कहते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस। तो ट्रांस रेजिस्टेंस में क्या है, इनपुट में करंट है, तो इसका मतलब इनपुट सर्किट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्टन से। और आउटपुट में वोल्टेज है, तो आउटपुट को क्या करेंगे, थेवेनिन से। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, दूसरा जो चौथा है वो है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस पढ़े होगे, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है I/V। तो I/V हो गया। तो अगर एम्पलीफायर के टर्म्स में देखें तो ऐसा एम्पलीफायर जिसके आउटपुट में करंट हो, इनपुट में वोल्टेज हो। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस में क्या होगा, इनपुट में वोल्टेज हो जाएगा, आउटपुट में करंट होगा। तो इससे रिलेटेड जो गेन होगा इस एम्पलीफायर का वो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस का बेसिक्स। तो ट्रांस रेजिस्टेंस में हम लोग क्या देखें, इनपुट में करंट होगा, आउटपुट में वोल्टेज होगा। याद रखने का तरीका क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस है तो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो, और गेन में जानते हो कि आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो जो चीज ऊपर में है वो आउटपुट में जाएगा, जो नीचे में है वो इनपुट में जाएगा। तो यहाँ पे यही है, ट्रांस रेजिस्टेंस, इनपुट में करंट, आउटपुट में वोल्टेज। तो बिल्कुल सिमिलर है, वोल्टेज और करंट देख लिए हो, बिल्कुल वैसे ही इसका भी एनालिसिस करना है। अब इनपुट में करंट रहेगा तो इसका मतलब हमारे पास एक करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स है तो इसके पैरेलल में एक सोर्स रेजिस्टेंस होगा। ये जो करंट है कुछ रेजिस्टेंस इधर जाएगा, बाकी आगे जाएगा, तो ये जो आगे गया वो हम लोगों को पता करना है। तो अभी जो लिखे थे वही आ जाएगा इसमें। इनपुट में करंट है इसलिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट यूज करेंगे। तो जो I है वो क्या हो जाएगा, टोटल करंट IS, II है RI के अक्रॉस, इसलिए हम लोग ऊपर में लिखेंगे RS डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी बताए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि II जो है वो IS के इक्वल हो तो इनपुट रेजिस्टेंस को बहुत कम होना चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस के। ये भी सेम वही चीज़ है जो अभी पिछले बार देखे हैं। तो RI को बहुत कम होना चाहिए, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब आउटपुट सर्किट देखेंगे, इसमें चेंज क्या हुआ कि पहले AV और AI रहता था, तो उसी तरह ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के गेन को हम लोग ये RM से डिनोट करते हैं। ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस वाला, ट्रांस रेजिस्टेंस के गेन को RM से करते हैं। जिस तरह से वोल्टेज में AV यूज करते थे, करंट में AI करते थे, यहाँ पे RM करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, II जा रहा है, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, देखो यहाँ करंट सोर्स नहीं है, ये एरो नहीं है, ये वोल्टेज सोर्स है।
क्यों? क्योंकि आउटपुट में हम लोगों को वोल्टेज मिल रहा है, ये ट्रांस रेजिस्टेंस है, तो हमको आउटपुट में वोल्टेज चाहिए। इसका मतलब इनपुट में हम लोग करंट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक वोल्टेज सोर्स हो रहा है। तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा? गेन, जो कि ये आरएम है, और इनपुट आई। ठीक है, अब ये वाला वोल्टेज है, इसको जाना है बाहर, तो वोल्टेज के साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, इसीलिए यहाँ पे जो R0 है वो सीरीज में लगा हुआ है। अगर ये करंट सोर्स होता तो ये R0 यहाँ पैरेलल में लगा होता, क्योंकि ये वोल्टेज है इसीलिए रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते हुए जो V0 बाहर जाएगा। अब यहाँ पे करंट भी रहेगा, वोल्टेज भी रहेगा, लेकिन हम लोग को फाइंड यहाँ क्या करना है? वोल्टेज, क्योंकि ये है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, इसमें आउटपुट में हम लोगों को वोल्टेज मिलता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज डिवीजन रूल होगा। हम लोग चाहते हैं V0 निकालना, V0 मतलब RL के अक्रॉस वोल्टेज। तो RL के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? RM इंटू II इंटू RL बाय RL प्लस R0, जो कि यहाँ पे है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइडियल के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो इक्वल्स हो RM इंटू II के। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? आउटपुट रेजिस्टेंस को बहुत कम करना होगा। अगर आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इक्वल होगा RM इंटू II के। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम पहले की तरह है। अगर वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर का जो भी इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट का कैलकुलेशन जान गए हो तो इसमें कुछ नहीं है। तो अब क्या होगा? आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे है Ri जो है वो बहुत कम होना चाहिए, इसलिए Ri 0। यहाँ पे क्या है? R0 जो है वो भी कम होना चाहिए, इसका मतलब R0 भी 0। मतलब ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के लिए हम लोगों का इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बताए थे? अगर आउटपुट में वोल्टेज है तो जो गेन आएगा उसको ओपन सर्किट बोलेंगे। अगर आउटपुट में करंट है तो जो गेन आएगा उसका नेमिंग शॉर्ट सर्किट से करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज है, इसीलिए ये जो गेन आएगा वो क्या होगा? ओपन सर्किट ट्रांस रेजिस्टेंस गेन। और ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये लाइन सब में सेम है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट को चेंज करना रहता है। तो ट्रांस रेजिस्टेंस का क्या होगा? दिस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इनपुट करंट। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग इनपुट में करंट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है। मतलब अगर इनपुट करंट को हम लोग वेरी करेंगे तो बाहर जो है आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा। तो ऐसा एम्पलीफायर को क्या हम लोग कहेंगे? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि आउटपुट में ये वोल्टेज दे रहा है तो ये होगा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कौन करेगा? इनपुट में जो करंट है, इसीलिए इसका नाम है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो आज जो लैब क्लास है उसमें हम लोग फिर से ऑनलाइन होंगे और लैब का ये करेंगे।